शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं वैद्य सत्यनारायण दोरनाला, पंचकर्म विशेषज्ञ, स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदिक पंचकर्म हॉस्पिटल, दिलशाद गार्डन, दिल्ली। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों में अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत गुणकारी है शिरोधारा माना जाता है। आज हम शिरोधारा के बारे में विस्तृत वर्णन के साथ उसका डेमो भी हम देखेंगे और चलिए अब हम उसके बारे में सीखेंगे। जितने भी पंचकर्म चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, हर चिकित्सा पद्धति को हम तीनों भागों में करते भी हैं, सीखते भी हैं। अत्यंत प्रथम है पूर्व चिकित्सा, बाद में प्रधान चिकित्सा, बाद में पश्चात चिकित्सा। पूर्व कर्म या पूर्व चिकित्सा में बिल्कुल शुरुआत में चिकित्सा पद्धति है क्या, ये हम रोगी या क्लाइंट को समझाना पड़ता है। अब समझ लो, आज हम शिरोधारा के बारे में हम आज डेमो देखना जा रहे हैं। ये शब्द शिरोधारा है क्या? ये एक संस्कृत शब्द है। ये दो शब्दों से बना हुआ है, शिरो और धारा। शिरो का मतलब है सिर, धारा मीन्स ये प्रवाह है। ये सिर के ऊपर किसी लिक्विड का प्रवाह धीरे धीरे जो सिर का माथे पे गिरते हैं उसे हम कहते हैं शिरोधारा। ये हम शुरुआत में रोगी या क्लाइंट को समझाना पड़ता है। ये इस तरह का शिरोधारा चिकित्सा पद्धति है, आपको अत्यंत लाभदायक है। एंड ये आप शिक्षार्थियों, आप ये भी समझना ज़रूरी है, ये चिकित्सा जितने भी पंचकर्म चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वो सिर्फ यही नहीं है ये रोगी को ही करना है। जो भी है, जो हेल्दी भी है, वो स्वास्थ्य भी है, वो निरंतर आगे स्वस्थ भी रहना भी बोले तो भी ये पंचकर्म चिकित्सा अत्यंत लाभदायक होती है। इसके बाद जैसा जैसा मैंने पूर्वकर्म बता रहा हूँ, वो पूर्वकर्म में जैसा क्लाइंट या रोगी को हम एजुकेट करेंगे ये है क्या चिकित्सा पद्धति, कितने देर होती है, इससे आप कोई घबराने की बात नहीं होती, इससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती। ये होती है पहले बिल्कुल एजुकेट करना। एंड उसके बाद जो रोगी का प्रकृति होती है क्या, उसको क्या, उसकी प्रकृति क्या है, उसको प्रकृति के अनुसार और रोगी का प्रकृति एंड देश का प्रकृति, उस टाइम गर्मी का मौसम है, ठंड का मौसम है, बारिश का मौसम है, उसके हिसाब से हम नहीं तो तेल से, नहीं तो घी से ना, या छाछ से या पानी से, नहीं तो इस तरह का कई तरह का द्रव पदार्थ है, उससे हम शिरोधारा चिकित्सा पद्धति करना चाहिए। वो निर्णय करना पड़े, वो वैद्य रोगी की आतुर की परीक्षा होने के बाद वो वैद्य ने निर्णय करेंगे। उसके बाद हम पूर्व कर्म में ये देखना पड़ेगा आपको सामग्री के क्या क्या ज़रूरत है। सामग्री में हम पहले बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल जो बेसिक जो सामग्री होती है हमें, इसे कहते हैं द्रोणी, इसे कहते हैं हम द्रोणी। ये द्रोणी ऐसी है, ये बिल्कुल जितने भी पंचकर्म पद्धति है, पर्टिकुलरली सर्वांग अभ्यंग भी करना है, सर्वांग धारा भी करना है, शिरोधारा भी करना है, मोर और लेस कहीं पंचकर्म चिकित्सा पद्धति इसमें हम अप्लाई करते हैं, इसे कहते हैं द्रोणी। एंड द्रोणी की लगभग 6 फुट की लंबाई हो, सो एन एवरेज का हाइट जो भी कोई छोटा भी बड़ा हो, हमें बिल्कुल उसके लिए हम 6 फुट का ये होते हैं। अब इसको हाइट जितना हो, कम से कम 3.5 फुट हो, लंबाई जो है इसको 6 फुट होना चाहिए। उससे कम भी हो सकता है कई जगह में, बट ये आइडियल की बात मैं बता रहा हूँ आपको। ये होती है द्रोणी। इसके ऊपर हम जो भी चिकित्सा पद्धति करते वक्त हम रोगी को इसके ऊपर लेटाना पड़ता है, नहीं तो बिठाना पड़ता है। कई चिकित्सा पद्धति शुरू में बिठाते, बाद में लेटा देते। एंड उसके बाद सामग्री में दूसरा आता है शिरोधारा स्टैंड, एंड ये है शिरोधारा पात्र। ये शिरोधारा स्टैंड है, ये शिरोधारा पात्र है। ये वैसे द्रोणी के साथ ये अलग दिया हुआ है, बट कई सेंटरों में अब हम इस तरह का भी हम देखते रहते हैं, वो इसके साथ ही जोड़ा रहता है। जैसा भी हो, बट अल्टीमेटली आपको एक स्टैंड तरह रूप में हो, फिक्स्ड हो, अलग भी हो,
और एक दारा पात्रा भी चाहिए, इसे कहते हैं हम दारा पात्रा। ये शिरोधारा के स्टैंड के साथ ये टांगा हुआ है। एंड ये दारा पात्रा में जो भी हम जो इसके जो वैद्य के निर्णयात्मक के अनुसार जिस द्रव्य पदार्थ से करना है, या तेल भी हो, नहीं तो या छाछ भी हो, या घी भी हो, दूध भी हो, पानी भी हो सकता है, इसे हम कहते हैं दारा द्रव पदार्थ को दारा द्रव, जिससे हम दारा करते हैं उसे कहते हैं हम दारा द्रव। वो दारा द्रव को इसमें डालना पड़ता है, वो इसके साथ साथ ये आगे आएंगे। जब ये इसके दारा, यहाँ मरीज ने तो रोगी लेटे रहेंगे, उसके माथे पर ये दारा गिरते रहेंगे, फिर धीरे धीरे इसके होके ये नीचे करेक्शन हो जाएंगे। शिरोधारा का सामग्री जानते हुए, जैसे हमने अभी जाना हुआ है, द्रोणी, शिरोधारा स्टैंड, शिरोधारा का पात्रा। उसके बाद ऐसा कुछ चीज़ है, वो भी हमें उस सामग्री की ज़रूरत पड़ता है शिरोधारा करते वक्त। एक होते हैं इस तरह का तीनों बर्तन, ये 3 लीटर कैपेसिटी, ये भी लगभग 4 लीटर की कैपेसिटी होती है। इस बर्तन में शुरुआत में ये बर्तन ऐसी है, इस तरह का लेने में आपको ट्रीटमेंट करते वक्त, चिकित्सा करते वक्त हमें सुविधा अच्छी होती है, तेल निकालने में भी, डालने में भी। जैसा मैंने बोला, जिस चिकित्सक के निर्णयानुसार जिस द्रव पदार्थ होती है, जैसे मैंने बताया तेल भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, छाछ भी हो सकता है, घी भी है, पानी भी है, उसे कहते हैं हम दारा द्रव। ये दारा द्रव आज के चिकित्सा पद्धति में हमने तेल लिया हुआ है। जैसा मैं कहता हूँ तेल, अब शिक्षकों को ये डाउट आता है, ये कितनी मात्रा में लेना चाहिए। ये मात्रा होती है मिनिमम से मिनिमम, कम से कम हम 2 लीटर लेना चाहिए पुरुषों में। निफटाल स्त्रियों में यही चिकित्सा पद्धति करना बोले तो उसमें मिनिमम हमें 3 लीटर का मिनिमम से मिनिमम ज़रूरत पड़ती है। निफटाल 4 लीटर तक लिए तो भी वो बहुत अच्छा होती है। एंड जेंट्स में 2 से 3 लीटर तक, मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 लीटर तक, लेडीज़ में 3 से 4 लीटर तक। आज के शिरोधारा में दारा द्रव के रूप में औषधीय तेल लिया गया हुआ है। ये जैसा मैंने बताया, औषधीय तेल का मात्रा पुरुषों में करना बोले तो 2 से 3 लीटर की ज़रूरत पड़ती है। स्त्रियों में ये 3 से 4 लीटर की ज़रूरत होती है। ये हमने 2.5 लीटर लिया हुआ है। ये तेल को चिकित्सा करने से पहले तेल को गर्म करना पड़ता है, बट ये ध्यान में रखना शिक्षार्थियों, ये डायरेक्ट हम निकाल के स्टोव के ऊपर ऐसा नहीं रखना चाहिए, ये गलत बात है। उससे पहले हमें तीसरा बर्तन ही है, उसमें पानी भी है, इसको पानी को हम गर्म करना चाहिए। इतना, ये जब पानी गर्म हो जाएंगे, ये जो तेल हमने लिया इसको ये गर्म पानी में रखना है। जितने भी चिकित्सा का पंचकर्मा पद्धति है, आयुर्वेद में ये बिल्कुल स्पष्ट उल्लेखित किया गया है, कोई भी औषधि पदार्थ है उसको हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं करना चाहिए, उसको इनडायरेक्ट हीटिंग वे में, उसको इनडायरेक्ट हीटिंग करके उसको हम चिकित्सा पद्धति में यूज़ करना चाहिए। डायरेक्ट हीटिंग करने की वजह से उसमें जो भी औषधीय तत्व है वो इवापोरेट होने के चांसेस है, इसलिए इनडायरेक्ट हीटिंग स्पष्ट में उल्लेखित किया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं गुलाब जल में। जब हम शिरोधारा करने से पहले द्रोणी के ऊपर जब रोगी को लेटाने के बाद, पूरा उसको सेट करने के बाद, उसको गुलाब जल को हम रुई के साथ, जैसा रुई लेंगे, एक स्क्वायर शेप में रुई की हमने बना के इसको गुलाब जल के साथ इसको वैसे कर लीजिए। इसको रोगी के आंखों के ऊपर ये रखना पड़ता है। सो ये रुई है और गुलाब जल का ये प्रयोग है। ये रखने के बाद ये सूती कपड़े से आंखों के ऊपर हल्का इसको बांधना पड़ता है। ये है स्पंज। ये स्पंज इसलिए है, जब मरीज या रोगी जब द्रोणी पे लेटे रहेंगे, द्रोणी वुड से बना हुआ है, जब ज़्यादा देर, कम से कम मिनिमम ट्रीटमेंट चिकित्सा होती है आधा घंटे मिनिमम से मिनिमम होती है, जब वो लेटे रहेंगे हार्ड होने की वजह से सिर के उसको चुभन होने के चांस है, इसलिए
गर्दन और सिर के नीचे पतला सा हम स्पॉन्ज कुशन जैसा, ये नहीं तो यहाँ कपड़ा भी लगा सकते हैं। ये है माउथ मास्क। माउथ मास्क जब चिकित्सा करते वक्त रोगी और चिकित्सक भी या नहीं तो टेक्नीशियन भी सांस लेने के ये होती है, वो इससे इन्फेक्शन का स्प्रेड होने के चांस है। इसलिए जो भी चिकित्सक या जो भी चिकित्सा कर रहे हैं वो अपनी मास्क पहन के करने में अच्छा माना जाता है। ये है एक कपड़ा है, ये ट्रीटमेंट होने के बाद रोगी को हम सिर के ऊपर बांधना है, इसलिए ये हवा में एक्सपोजर ना हो। अब तक हम शिरोधारा के पंचकर्मा चिकित्सा पद्धति में पूर्व कर्म के अंदर जो जो सामग्री की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में हम सीख चुके हैं। अब हम प्रधान कर्म में कैसे जो सामग्री के सहायता लेते लेते प्रधान कर्म चिकित्सा जो प्रधान कर्म कैसे करेंगे। प्रधान कर्म करने से पहले ये बड़ी ज़रूरत की बात ये है, इसमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये दोनों चिकित्सक भी हो सकता है, नहीं तो दोनों टेक्नीशियन, नहीं तो सहायक भी हो सकता है, नहीं तो या एक वैद्य चिकित्सक और एक सहायक भी हो सकता है। सबसे पहले प्रधान कर्म के अंदर रोगी को द्रोणी के ऊपर बिठा देंगे। उसके बाद रोगी के साथ साथ सहायक भी चिकित्सक भी अपनी इष्ट दैव का प्रेयर करना ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर। यूजुअली हमें भगवान धन्वंतरी का प्रेयर करते हैं चिकित्सक और सहायक ने, और रोगी अपने इष्ट दैव जो भी हो वो अपने उसका प्रेयर करेंगे। इससे अपनी जो भी चिकित्सा करने जा रहे ये संपूर्ण लाभ मिले। टेक्नीशियन ने अपने हाथ में तेल लेके सिर पे थोड़ा सा तेल डालेंगे, सिर के तेल लगाने के बाद रोगी के दोनों के हथेली में थोड़ा सा तेल बीच में लगाना चाहिए। अब हम रोगी के नाभि के अंदर 2-3 बूंद तेल लगाना चाहिए। अब नाभि के बाद रोगी के दोनों तलवे के बीच में तेल लगाना चाहिए। मरीज को जैसा सिर के ऊपर तेल लगा के थोड़ा सा हल्का सा हाथों से हल्का 30 सेकंड के मालिश करें। उसके बाद दोनों हथेली में हमने तेल लगाया, उसके बाद नाभि में भी लगाया तेल, उसके बाद दोनों तलवे में भी तेल लगाया। उसके बाद मरीज को रोगी को हम कहेंगे आप कंफर्ट पोजीशन में लेटना चाहिए द्रोणी के ऊपर। लेटने के बाद ये मरीज़ कम से कम ये चिकित्सा पद्धति में कम से कम 25 मिनट से ना या 30 मिनट से कम कभी लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो तो कम से 1 घंटे भी हो सकता है। इसलिए जब इतने देर लेटेंगे, सिर ऐसी लकड़ी के ऊपर सिर हार्ड सरफेस होने की वजह से रोगी को चुभन होने की चांसेस होती है। इसलिए हम रोगी के गर्दन के नीचे और सिर के नीचे एक सॉफ्ट कुशन लगाना चाहिए। सॉफ्ट कुशन नहीं है तो एक छोटा सा सॉफ्ट सा कपड़ा भी लगा सकते हैं। इसके कुशन लगाने के बाद रोगी के आंखों के ऊपर गुलाब जल में जो डिप किया हुआ है कॉटन को दोनों के आंखों के ऊपर लगाना चाहिए। दोनों के आंखों के ऊपर इसको लगाने के बाद सूती कपड़ा सा सॉफ्ट कपड़ा आंखों के ऊपर से हल्का सा बांधना चाहिए। इसको ज़्यादा टाइट ना करें, हल्का हाथ से इसको हल्का सा बांध लें। इस तरह का हम आंखों के ऊपर गुलाब जल का रुई लगाने के बाद पट्टी बांध दिया। इससे 2 फायदा है। एक तो ट्रीटमेंट करते वक्त कुछ रोगियों में आंखों में थोड़ा सा जलन सा लगता है, वो जलन ना लगने के लिए हम जो गुलाब जल में डिप किया हुआ है कॉटन को हम लगा दिए, इससे आंखों में कूलेंट रहता है। दूसरा ये पट्टी बांधने इसीलिए है, जब हम शिरोधारा का रोगी के माथे पर तेल जब धीरे धीरे प्रवाह चलते रहते हैं उससे ये आंखों में तेल ना गिरे, उससे ये पट्टी से
सेफ रहता है। अब शिरोधारा पात्र को शिरोधारा स्टैंड पे ऐसे सेट करना चाहिए, वो रोगी के माथे के बीच में इसकी पॉइंट आना चाहिए। दूसरा स्टेप ये है, ये कितना हाइट होना चाहिए, इसके लिए जिन क्लाइंट पे, जिन रोगी पे हम चिकित्सा कर रहे हैं उनकी हाथ का 4 उंगली की हाइट से ये होना चाहिए। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है हर शिक्षार्थियों, ये इम्पोर्टेंट है। किताबों में ये लिखा जाता है 4 उंगलियों से ऊपर। इट्स नॉट 4 इंचेस, इट इज़ द 4 फिंगर्स ऑफ द पेशेंट, जिनके ऊपर हम चिकित्सा कर रहे हैं उनकी ऐसा मेजर करना चाहिए। अब इसके बाद दारा पात्रा के अंदर दारा द्रव को, आज का दारा द्रव है, तेल है, इसको ऐसा भरना चाहिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, सहायक अपने दूसरे हाथ से दारा पात्र को पकड़ना है, दूसरे हाथ से तेल धीरे धीरे उसके अंदर डालना चाहिए। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट की बात यह है, ये डालते वक्त ये पात्रा शिरोधारा के पात्रा के ऊपर इसको रखना नहीं चाहिए, इससे इसकी वजन बढ़ के गिरने की संभावना रहेगा। शिरोधारा के पात्र में तेल भरने के बाद अब हम रोगी से कहेंगे, अब हम आपके माथे पे तेल गिरने जा रहे हैं, आप जैसा भी उसकी तापमान देख लेना, वो आपको ज़्यादा गर्म लगे, ज़्यादा ठंडा ना है, जैसे भी हो उनसे बताना पड़ता है, ये तापमान उसको बता दे, ज़्यादा गर्म तो नहीं है। इसका जो प्रवाह है ये बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम मात्रा में हो, जैसे ये दिख रहे वैसे होना चाहिए। एंड शुरू रोगी की माथे के जो बीच में शुरू करेंगे, जैसा जैसा करते करते ये इसको आराम से हाथ से आगे ले जाना पड़ेगा, एक पेंडुलम के मैनर से आगे पीछे करें माथे के ऊपर। जो भरा हुआ धारा पात्रा को हम एक हाथ से पकड़ेंगे, बट ध्यान रखना चाहिए सहायक को, नहीं तो जो धारा पात्रा को हैंडल कर रहे हैं ये उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डाले, जो इजी हाथ से इसको मूव करना चाहिए। जैसे लगभग हर 5 मिनट में सहायक रोगी का सिर में हल्के हल्के हाथ से मसाज करें, इससे शिरोधारा का जो तेल जो स्प्रेड इजीली हो जाएगा। एंड बीच में माथे के ऊपर भी ऐसा हल्का हाथ से रोटेटिंग मूवमेंट्स सो करना चाहिए, इससे जो तेल गिरते गिरते धारा पात्रा में तेल की मात्रा जैसे कम होते रहेंगे, इसका फ्लो कम होते रहेंगे, इससे थोड़ा सा फ्लो दोबारा बढ़ाना चाहिए। करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए तेल रोगी की आंखों पे स्पिल ना हो। दारा के पात्र से तेल रोगी के माथे पे गिरते गिरते हुए द्रोणी के साथ साथ ये द्रोणी के जो एंड पे जो लगा हुआ है अपर्चर से ये तेल नीचे बर्तन में कलेक्शन होते रहेंगे। जैसा जैसा कलेक्शन होते रहेंगे, जैसा जैसा दारा पात्र के अंदर तेल कम होते रहेंगे, उसको हम नीचे से जो जिस बर्तन पे तेल कलेक्शन हुआ है उसको लेके दूसरा बर्तन लगाना चाहिए। जो तेल लिया हुआ एक बर्तन पे इसको दोबारा गर्म करके लाके इसको दोबारा दारा पात्रा में डालना। अब टेक्नीशियन ने ये तेल को गर्म किया हुआ है, वो अब दारा पात्रा में दोबारा डालना चाहिए। एंड ये ध्यान रखना, जैसा जितना देर शिरोधारा चलते रहेंगे उतना देर ये स्ट्रीम उतनी ही मेंटेन रहे। ऐसा नहीं जैसे हम गर्म कर रहे हैं फिर उसको बीच में बंद कर दिया फिर दोबारा ऑन कर दिया। जैसा चिकित्सक ने एक काला निर्णय करता है 25 मिनट 30 मिनट 35 मिनट जितना भी हो, ये 30 मिनट से 1 घंटा तक 60 मिनट तक ये विदाउट इंटरप्शन कर सकते हैं, ये चिकित्सक की निर्णय के अनुसार। ये चिकित्सा भी 7 से 28 दिन तक कर सकते हैं, बट शास्त्र में ये कहते हैं मिनिमम कम से कम 7 दिन करना चाहिए। ये इसलिए है 7 दिन में आपको एक सस्टेन्ड एक अच्छा सा इफेक्ट प्रभाव मिलने के संभावना है। निर्धारित समय होने के बाद शिरोधारा को फ्लो को प्रवाह को रोक के उसके बाद दारा पात्रा को
रोगी के माथे से हटाना चाहिए, आराम से, ध्यान से, इससे वो गलती से भी रोगी के माथे पे ना गिरे। उसके बाद जो बांधा हुआ है शुद्ध सी जो पट्टी है उसको धीरे धीरे खोले। खोलने से पहले रोगी से बता दे अभी अब ट्रीटमेंट प्रोसीजर हो गए, अब आराम से रिलैक्स हो जाइए। एंड करते वक्त भी ये ध्यान रखना चाहिए, रोगी से पूछना चाहिए बीच बीच में कोई दिक्कत तो नहीं है। इफ एट ऑल कोई भी दिक्कत हो प्रोसीजर को थोड़ी देर के लिए ज़रूरत है तो पूरा भी आप रोक सकते हैं। एंड उसके बाद अब आंखों में जो लगा हुआ है, जो कॉटन का रुई से जो गुलाब जल में जो डिप किया हुआ है उसको निकाल के उसी कॉटन से आप धीरे धीरे रोगी के माथे से साफ कर सकते हैं। इससे जो गर्म हुआ तेल का जो इफेक्ट है थोड़ा सा हल्का सा कूलिंग हो सकता है। ठीक, उसके बाद जो सिर में जो बचा हुआ तेल को अच्छी तरह उसको निचोड़ना चाहिए। सिर पे जो तेल है बिल्कुल पूरी तरह निचोड़ने के बाद रोगी से हम कहेंगे सिटिंग पोजीशन में, रोगी से हम सिटिंग पोजीशन बिठाएंगे। उसके बाद कपड़े से हल्के हाथ से वो पूरी तरह सा साफ करें। इसलिए है सिर पे ज़्यादा तेल रखने से सिर भारी होने की चांसेस होती है, नहीं तो रोगी कह सकते हैं सिर भारी लग रही है। इसलिए जितना हो उतना हल्के हाथ से कपड़े से इसको तेल को साफ करना चाहिए। उसके बाद हल्के हाथ से 1-2 मिनट तक हल्के हाथ से सिर का अभ्यंग भी करना चाहिए। इससे ज़्यादा देर लेटा हुआ तेल डालने से पेशेंट रोगी को थोड़ा सा सुनपन भी लग सकता है, वो भी जो भी इस तरह का सुनपन भी वो भी रिलीव हो जाएंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5-2 मिनट तक हल्का हाथों से मसाज करना चाहिए। अभी मसाज ख़त्म हो गया। अंत में सिर का मालिश होने के बाद ये है रासनादि चूर्ण। ये रासनादि चूर्ण को मैं सहायक का हाथ में उल्टे हाथ में डाल रहा हूँ थोड़ा सा। इसको सहायक सीधे हाथ के एक चुटकी सी चूर्ण लेंगे। अभी सहायक ने रासनादि चूर्ण को रोगी से स्मेल करवाएंगे। उसके बाद अभी इस चूर्ण को थोड़ा सा सिर के बीच में लगा के हल्के हाथ से रगड़ना ज़रूरी है। वो इसलिए है इफ एट ऑल शिरोधार से कोई भी 99% तो कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होता है। इफ एट ऑल 1% कोई भी किसी तरह का दुष्प्रभाव होगा वो इससे वो शांति हो जाएंगे। ये है रासनादि चूर्ण। रासनादि चूर्ण का सिर के ऊपर लगाने के बाद रोगी को पंचकर्मा का थिएटर से बाहर भेजने से पहले इसको सिर के ऊपर साफ कपड़े से उसको बांधना चाहिए। इसलिए ये बाहर की हवा में सिर पे ना लगे। जैसा बाहर की हवा सिर पे लगेंगे इससे सिरशूल नहीं तो सिर में भारीपन होने के चांसेस ज़्यादा होता है। जब तक ये घर पहुंचेगा तब तक ये सिर के ऊपर ऐसे बांधे रहेंगे। जब ये घर पहुंचने के बाद ये हटा सकते हैं, नहीं तो लगा भी सकते हैं। शिरोधारा का चिकित्सा पूरी हो गई। पूरी होने के बाद रोगी अपना घर पहुंचने के बाद कुछ रोगियों में ये एक लक्षण हम सुनने में आता है प्रैक्टिस में। रोगी कहता है सर मुझे घर पहुंचने के बाद घबराहट हो रही है। जब इस तरह का कोई भी हम लक्षण जब रोगी कहता है तब हम रोगी से ये सलाह देते हैं 100 ml के दूध में हल्का सा अदरक डाल के थोड़ा सा हल्का उबाल के जब दूध ठंडा होने के बाद पीने के लिए हम रोगी की सलाह देते हैं। इससे रोगी का जो घबराहट दूर हो जाएंगे। ये चिकित्सा का अंत होने के बाद उसके बाद जब चिकित्सा का लाभ देखेंगे, जब शिक्षार्थियों आपने चिकित्सा का प्रोसीजर देखा, जब लाभ का बात आते हैं उसमें सबसे पहले आप ये जानना चाहिए आयुर्वेद में सिरस जो हेड को उत्तमांग कहा गया हुआ है। सबसे जो द बेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी इज हेड, ये आयुर्वेद में स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित किया गया हो। उत्तमांग कहने का यही रीज़न है, 2 तरह का है। एक ऐसे शरीर में ऐसी अंग है, वहीं आप शरीर का 5 ज्ञानेंद्रिय का स्थान है।
दूसरा, सिरस शरीर का मूल कहा जाता है। जैसा पेड़ का मूल होती है, मूल में जो हम पानी भी डालते हैं और जो भी फर्टिलाइजर, जो पोषक पदार्थ भी डालते हैं, वो पूरा पेड़ में जैसा वो पोषक प्रसरित होता है, उसी तरह शरीर का जो मूल स्थान है सिरस में जो भी चिकित्सा हम करते हैं वो पूरा शरीर के ऊपर उसकी इफेक्ट्स पूरा प्रसरित होता है। जैसा कहता है, द मोर यू नरिश योर हेड इट नर्चर्स योर बॉडी, लाइक द सेम वे वी नरिश द रूट ऑफ द ट्री विच नर्चर्स द ब्रांचेस ऑफ एंड लीव्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ द ट्री। सो इसी से सिर का जो उत्तम अंग है, जब सिर में जो चिकित्सा पद्धति है वो पूरा शरीर में जाएगा। जैसा जैसे ये चिकित्सा करेंगे ऐसा वैसे शरीर का रिमेनिंग अंगों में रिजुवनेशन, एक रिपेयरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ जाती है। एंड आज के टाइम में जो मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखते, ऐसा कोई किसी लोगों को हम नहीं देखते, लगभग हर बंदे, हर मरीज मानसिक तनाव से, स्ट्रेस से पीड़ित है। ऐसी फास्ट ज़माने में ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ फेसिंग स्ट्रेस। एंड जितने भी रिसर्चर्स कहते हैं ये स्ट्रेस इज़ द रूट कॉज ऑफ मेनी एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। जैसा कहीं लोगों में बीपी कंट्रोल पे नहीं आती, कहीं लोगों में डायबिटीज़ भी कंट्रोल पे नहीं आता, कहीं लोगों में कहीं त्वक विकार भी कंट्रोल पे नहीं आते हैं। जहाँ जहाँ जिस क्रॉनिक बीमारियों में जो कंट्रोल पे नहीं आ रहे हैं वहाँ शिरोधारा अत्यंत लाभदायक होती है। एंड बट इसमें चिकित्सक में ये शिरोधारा का रूप में, चिकित्सा का रूप में शिरोधारा अत्यंत लाभदायक है। उसके साथ साथ जो चिकित्सा में जो दारा का द्रव ले रहे हैं, दारा का द्रव मतलब आज हमने दारा का द्रव एक औषधीय तेल लिया हुआ है। औषधीय के तेलों में भी कई प्रकार की होती है। इफ एट ऑल रोगी की आंखों की बीमारी हो तो उसका तेल अलग रहेंगे, रोगी की आंतों के बीमार होंगे तो उसका तेल अलग रहेंगे। कई तरह का इस तरह तेलों में भी कई प्रकार है। उसके साथ साथ दूध, उसके साथ साथ छाछ, उसके साथ साथ घी, इस तरह का दारा द्रव के हिसाब से उसके इफेक्ट को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। सो आज के ज़माने जितने भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, मॉडर्न वर्ल्ड का एक सिंपल सॉल्यूशन है, एंजॉय द शिरोधारा एंड एंजॉय द रिवाइवल ऑफ एंड रिजुवनेशन ऑफ योर बॉडी फॉर एवर। नमस्कार।